हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं आधुनिक भारत के इतिहास का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों, ईसाइयों, सिख, आंग्ल भारतीयों तथा महिलाओं के लिए निर्वाचन पद्धति को पृथक रूप से लागू किया गया। निम्न में से यह योजना क्या कहलाई। आपको बताना है कि अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा महिलाओं के लिए निर्वाचक पद्धति को पृथक रूप से लागू किया गया। निम्न में से यह योजना क्या कहलाई। पहला है पूना पैक्ट, दूसरा है सांप्रदायिक पंचाट, तीसरा है कम्युनल अवार्ड और चौथा है 2 और 3 दोनों। बताएंगे बच्चा लोग। शानदार प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल और बिल्कुल अब याद हो जानी चाहिए आपकी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सांप्रदायिक पंचाट भी इसी को कहा जाता है, इसी को कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड निम्न में से कब जारी किया गया था। आपको बताना है सांप्रदायिक पंचाट, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, निम्न में से कब जारी किया गया। पहला ऑप्शन 16 अगस्त 1932, दूसरा है 20 सितंबर 1932, तीसरा है 26 सितंबर 1932 और चौथा है 8 मई 1933। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा लोग याद रखिएगा, आयोग के द्वारा पूछा हुआ है। तो क्या है जो सही हो जाएगा। आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जो है ये जारी किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, कब हुआ था। पूना समझौता कहिए या पूना पैक्ट कहिए, कब हुआ है। पहला कह रहा है 26 दिसंबर 1932, दूसरा कह रहा है 30 जून 1932, तीसरा कह रहा है 1 अगस्त 1930 और चौथा कह रहा है 16 अगस्त 1932। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। कौन से आपका ईयर है और कौन सा डेट है जब पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता हुआ था। शानदार प्रश्न में चलो दीजिएगा जवाब। क्या है जो सही हो जाएगा। सब आयोग का पूछा हुआ है। 26 दिसंबर 1932 ईस्वी को ये समझौता हुआ है। आया कब है, 16 अगस्त 1932 को। समझौता कब हुआ है, 16 सितंबर 1932 को। यानी कि सांप्रदायिक पंचायत आया है 16 अगस्त 1932, उस पर पूना पैक्ट हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है आपका पहला, 26 सितंबर 1932 को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे होगा सितंबर, सितंबर, दिसंबर हो गया है, सितंबर याद रखिएगा, सितंबर में है। यानी कि अगस्त में प्रस्ताव आया है और उसी के जस्ट बाद ही क्या हुआ है, समझौता हो गया है, जो कि सितंबर में हुआ है। दिसंबर नहीं है बल्कि सितंबर है, याद रखिएगा सितंबर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लेकिन वहाँ पे दिसंबर नहीं होगा बल्कि सितंबर हो जाएगा। अगला देखिए, पूना समझौता निम्न में से किसके बीच हुआ था। इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है। पूना समझौता या पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ है। आपका जो हुआ है 26 सितंबर 1932 को, ये किसके बीच में हुआ है बच्चा लोग। गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, गांधी और मैकडोनाल्ड के बीच या गांधी और राजगोपालाचारी के बीच। तो आप सभी को पता है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट या पूना समझौता, जो कि हुआ है 26 सितंबर 1932 को। हालांकि महात्मा गांधी की तरफ से इस पर साइन जो है सीतारमैया ने किया था, इस पर गांधी जी ने साइन नहीं किया था। अगला देखिए, निम्न में से आपको बताना है, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी घटना हुई है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सांप्रदायिक पंचाट या पूना समझौता। इनमें से कौन सी घटना है जो पहले हुई है। शानदार प्रश्न है और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये सारे इवेंट्स कब घटित हुए हैं। तो बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका जो सही है वो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पहले हुआ है। इससे असफल होने के बाद गांधी जी आकर के द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। इसके बाद सांप्रदायिक पंचाट आता है और इसी के विरोध में होता है आपका पूना समझौता। ये चारों आपके क्रम में है, जिसमें सबसे पहले जो हुआ है वो हुआ है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से अभी तक के क्लास में बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए,
तृतीय गोलमेज सम्मेलन में से कब आयोजित हुआ, यानी कि जो निम्न में से तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ है आपको ये बताना है। सब आयोग का पूछा हुआ है बच्चा लोग, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। दूसरा कह रहा है 1 नवंबर 1932 से 10 दिसंबर 1932। तीसरा कह रहा है 25 दिसंबर 1932 से 10 जनवरी 1933। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से कब आयोजित हुआ था। शानदार प्रश्न है और याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक ये चला है, यानी कि एक तरीके से देखेंगे 1 महीने से थोड़ा प्लस ये आपका सम्मेलन चला था। अगला देखिए, निम्न घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। आपके सामने ऑप्शन है और आपके सामने कूट है। आपको ऑप्शन को देखना है और कूट की सहायता से उत्तर दे देना है बच्चा लोग। शानदार प्रश्न है और आयोग का पूछा हुआ है। पहला कह रहा है श्वेत पत्र का प्रकाशन। दूसरा कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तीसरा कह रहा है प्रांतीय चुनाव। और चौथा कह रहा है मंत्रिमंडल का गठन। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बी में है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। 3 में है तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। और आपका 4 में है दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। तो आप सभी के सामने है ऑप्शन और आप सभी के सामने है कूट और आपको बताना है। शानदार प्रश्न है, सारे इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चा लोग। दीजिएगा जवाब आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सारी चीज़ें आपके क्रम में है। पहले श्वेत पत्र का प्रकाशन हुआ है, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 बना है, फिर प्रांतों में चुनाव हुआ है और फिर चुनाव के बाद ही तो मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके बिल्कुल क्रम में है, तो आपको इसमें समस्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निर्माण की प्रक्रिया के लिए श्वेत पत्र निम्न में से कब प्रकाशित किया गया था। आपको बताना है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निर्माण की प्रक्रिया के लिए श्वेत पत्र निम्न में से कब प्रकाशित किया गया। 1932, 1933, 1934 या 1935 ईस्वी में। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 2, यानी कि 1933 में श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ था और उसी के आधार पर 1935 का अधिनियम बना। उसके बाद चुनाव हुआ और फिर मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। याद रखेंगे सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका शानदार है। कह रहा 1919 के अधिनियम में लागू प्रांतों में द्वैध शासन को निम्न में से किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। 1919 के अधिनियम में लागू प्रांतों में द्वैध शासन को निम्न में से किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था। पहला कह रहा है साइमन कमीशन, दूसरा कह रहा है कैबिनेट मिशन, तीसरा भारत सरकार और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग, यहाँ पे होना चाहिए था भारत सरकार 1935 का अधिनियम। चलिए अब आपको देना है उत्तर, किसके द्वारा द्वैध शासन जो प्रांतों में लागू था उसको समाप्त कर दिया गया था। शानदार प्रश्न है, आयोग ने कई बार पूछा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1919 के जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत तथ्यों में कौन सा सही है, यानी कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था उसके बारे में कौन सी बातें हैं जो सत्य हो जाएंगी। आपके सामने है ऑप्शन। पहला कह रहा है द्वैध शासन को केंद्र में लागू करना। दूसरा कह रहा है केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में बांटना। तीसरा कह रहा है 1935 के अधिनियम की व्यवस्था के आधार पर भारतीयों का सत्ता का हस्तांतरण करना। और चौथा कह रहा है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। और पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी सही है। आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कौन सी बातें हैं जो सत्य हैं। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चा लोग, सारे तथ्य आपको याद कर लेने हैं बिकॉज ये बार बार पूछे जाते हैं। सारी बातें बिल्कुल और बिल्कुल सही हैं। द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया, प्रांतों से हटा के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को 2 भागों में बांट गया, हस्तांतरित और आपका आरक्षित। आरक्षित में महत्वपूर्ण विषय रख के गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया। हस्तांतरित विषयों में एक नॉर्मल से विषय रख के भारतीयों के हाथ में दे दिया गया। 1935 के अधिनियम की व्यवस्था के आधार पर भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करना था, यानी कि वो प्रांतीय चुनाव के आधार पर अपने काम करने वाले थे। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी हुई थी। सारी बातें बिल्कुल सही हैं। शानदार प्रश्न और सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट।
अगला देखिए, प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव निम्न में से कब हुए थे? प्रांतीय विधानमंडलों के जो चुनाव हैं ये कब हुए हैं? 1935, 1936, 1937 या 1939? तो इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि जो आपका प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव है वो 1935 के अधिनियम के आधार पे 1937 में हुआ था। 1937 याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ये सारे फैक्ट हैं। अगला देखिए, 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी पूर्ण सरकार बनाई थी? आपके सामने है ऑप्शन 5, 6, 7 या 9। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि टोटल आपके जो चुनाव हुए थे वो 11 प्रांतों में हुए थे, उसमें से 5 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आई थी, 2 में उसने गठबंधन की सरकार बनाई। टोटल कितने में बनाया? 7 प्रांतों में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय निम्न में से कौन था? जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 3 सितंबर 1939 को, तो भारत का वायसराय कौन था? इरविन, वेलिंगटन, लिलिथगो या माउंटबेटन? बताएंगे बच्चा लोग, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो इरविन तो होंगे नहीं, माउंटबेटन तो होंगे नहीं, वेलिंगटन और लिलिथगो बचे। इसमें से आपका जो सही है वो है आपका लिनलिथगो। उस समय भारत के वायसराय थे जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। याद रखिएगा आपका डेट और ईयर 3 सितंबर 1939। अगला देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र निम्न में से कब दिया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से पूछे उनको युद्ध में झोंक दिया गया और इसके विरोध में कांग्रेस ने सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 7 प्रांतों की सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। ये त्यागपत्र उन्होंने कब दिया? 3 सितंबर। यहाँ पे 1939 होना चाहिए था, 99 हो गया है। अगला कह रहा है 15 नवंबर 1939 और कह रहा है 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट कह रहा है 30 जून 1939। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? कब त्यागपत्र दिया है कांग्रेस ने अपनी मंत्रिमंडलों से? तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, 22 दिसंबर 1939 को। 3 सितंबर 1939 को विश्व युद्ध शुरू हुआ और कांग्रेस ने सभी मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया या रिज़ाइन कर दिया या आप अपने आप को पीछे कर लिया। ये घटना 22 दिसंबर 1939 की है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस निम्न में से कब मनाई गई? ये सारी घटनाएं बिल्कुल क्रम से चल रही हैं, तो आप लोगों के दिमाग में एक डायग्राम भी बन रहा होगा कि कौन सी घटना कब हो रही, फिर क्यों हो रही है। तो आप देखेंगे कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग को प्रसन्नता हो रही है और वो मुक्ति दिवस मना रहे हैं। कब मना रहे हैं? पहला कह रहा है 15 नवंबर 1939, दूसरा कह रहा है 22 दिसंबर 1939, तीसरा कह रहा है 22 दिसंबर 1940 और चौथा कह रहा है 26 दिसंबर 1939। बताएंगे बच्चा लोग क्या है आपके हिसाब से सही जवाब? शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही हो जाएगा बच्चा लोग? 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है। 22 दिसंबर 1939 को मना रहे हैं मुक्ति दिवस के रूप में जो आपके मुस्लिम लीग हैं। और आपका जो त्यागपत्र दिया है जो है उन्होंने, ये घटना थोड़ा सा पहले का है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, ये याद रखिएगा। इन्होंने 15 नवंबर को इस्तीफा दिया, याद रखिएगा। चलो फिर से मैं बता दे रही हूँ, 3 सितंबर को विश्व युद्ध शुरू हुआ है और उसके बाद 15 नवंबर को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में बनाया जा रहा है। इतने फैक्ट हैं कि दिमाग में आगे पीछे हो जाते हैं समझाते समझाते आप लोगों को, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने तुरंत इसको सही कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। विश्व युद्ध शुरू कब हो रहा है? 3 सितंबर को। इस्तीफा कब दे रही है कांग्रेस? 15 नवंबर को। मुक्ति दिवस कब मना रहा है मुस्लिम लीग? 22 दिसंबर को। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चा लोग, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे फैक्ट हो जाते हैं तो चीज़ें याद नहीं रहती हैं और ध्यान इधर उधर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? हरिपुरा में जो अधिवेशन है हरिपुरा का, ये गांव में होने वाला अधिवेशन है। ये क्वेश्चन भी आया है कि गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा का हुआ था। कब हुआ है? 1938 में हुआ है।
यहाँ पे अध्यक्ष कौन बने हैं? आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है बच्चा लोग, क्या सही हो जाएगा? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है राजेंद्र प्रसाद। आपके सामने है ऑप्शन और आपको बताना है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ है, इसके अध्यक्ष कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे पूर्ण बहुमत से अध्यक्ष बने थे। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। हरिपुरा गांव में होने वाला अधिवेशन है 1938 में हुआ है और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 1939 ईस्वी के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष के निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में महात्मा गांधी के प्रत्याशी निम्न में से कौन थे जो चुनाव में पराजित हुए? यानी कि हरिपुरा में तो ये जीते ही जीते थे। 39 में जो त्रिपुरी में हुआ यहाँ भी जो है आपके सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इन्होंने हराया किसको था? जो महात्मा गांधी के प्रत्याशी हैं। पहला कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा राजेंद्र प्रसाद और चौथा है पट्टाभी सीतारमैया। इसमें से कौन है जिनको हराया है? आपके सुभाष चंद्र बोस ने, जो गांधी जी के हैं आपके प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया। इनकी हार के बाद गांधी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। और ये इस तरह से आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच विवाद हो गया था। अगला कह रहा है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद निम्न में से कौन अध्यक्ष बना? यानी कि गांधी जी ने जब विरोध किया तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष कौन बनाया गया? मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या आपके पट्टाभी सीतारमैया। तो आपको बताना है कौन है जो अध्यक्ष बन रहे हैं जब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया है। सुभाष चंद्र बोस के बाद इस्तीफा देने के बाद कौन बन रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है त्रिपुरी का अधिवेशन कहाँ हुआ है, मतलब कब हुआ? 1939। कौन अध्यक्ष बना? सुभाष चंद्र बोस। किसको हराया? पट्टाभी सीतारमैया को। लेकिन इस्तीफा दे दिया तो फिर कौन बन गया अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। ये सारे तथ्य आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज़ादी से पूर्व भारत में 562 देशी रियासतें थीं। इनमें सबसे बड़ी रियासत निम्न में से कौन सी थी? आपको बताना है आज़ादी के पहले 562 रियासतें थीं। इनमें सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? आपके सामने ऑप्शन है भिलवाड़ी, मेवाड़, हैदराबाद और जोधपुर। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? सही। ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 3, हैदराबाद उस समय सबसे बड़ी रियासत थी और इसीलिए ये लोग आसानी से किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। भारत में विलय ये लोग करने को तैयार नहीं थे। अगला देखिए, कांग्रेस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार का सहयोग करने के संदर्भ में अगस्त प्रस्ताव निम्न में से कब प्रस्तुत किया गया था? आपको बताना है कि अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया है। पहला है 8 अगस्त 1940, दूसरा है 8 मार्च 1940, तीसरा है 12 अगस्त 1941 और चौथा है 8 अगस्त 1942। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। ये प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया है? 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव जो है आपका ये प्रस्तुत किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वप्रथम संगठित मुस्लिम राज्य या पाकिस्तान के बनने के बीज सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने बोए? यह विचार किसका है? आपको बताना है कि सबसे पहले किसने पाकिस्तान के बीज जो है बोए हैं या यह विचार किसका है कि अलग पाकिस्तान होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है कवि इकबाल है, चौधरी रहमत अली है, मोहम्मद अली जिन्ना है या हुसैन कादरी है। क्या है जो सही हो जाएगा बच्चा लोग? सर्वप्रथम संगठित मुस्लिम राज्य या पाकिस्तान के बनने के बीज सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने बोए या विचार किसने दिया था? तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कवि इकबाल। पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? तो आपके रहमत अली ने दिया था, लेकिन पाकिस्तान का विचार किसने दिया है? कवि इकबाल ने दिया है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रथम बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। निम्न में से यह कब हुआ? आपको बताना है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ जहां पहली बार पाकिस्तान राज्य निर्माण के प्रस्ताव को पारित किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। यह कहाँ पे हुआ था? इसका उत्तर मेरे सभी बच्चों को पता है। 1933 है, 1940 है, 1941 है या 1942 है। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं, चूँकि आप लोग बहुत ज़्यादा इसको पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं।
हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही है। 1940 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी और पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे उत्तर तिथीय चेक कहा? महात्मा गांधी ने किसे उत्तर तिथीय चेक कहा है? क्रिप्स मिशन को, साइमन कमीशन को, कैबिनेट मिशन को, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे बच्चा लोग। इसका उत्तर भी सभी को पता होगा क्योंकि आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। तो नो डाउट आप सभी को पता है क्या हो जाएगा आपका। क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी ने उत्तर तिथीय चेक कहा है। उत्तर तिथीय चेक किसे कहा है? क्रिप्स मिशन को कहा है महात्मा गांधी ने। ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहाँ पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहाँ पारित किया गया? वर्धा, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई? बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। और ये भी आपको पता है, आप सभी लोग इसका उत्तर बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर सही है वो है आपका फर्स्ट। वर्धा की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने पास किया था। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, वर्धा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपना कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? जय हिंद, वंदे मातरम, करो या मरो, या अंग्रेजों भारत छोड़ो? कौन सा नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था? ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है, आप सभी को पता है। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है आपका 3, करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने कहा था स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं, इसके लिए हम चाहे हमें जान भी देना पड़े लेकिन हम दे देंगे, यानी कि या तो आज़ाद हो जाएंगे या आज़ादी के प्रयास में अपने प्राणों को त्याग देंगे। महात्मा गांधी के निजी सचिव निम्न में से कौन थे? महात्मा गांधी के निजी सचिव का नाम बताना है। पहला है भोला भाई देसाई, दूसरा है महादेव देसाई, तीसरा है छोटू भाई पुराणिक और चौथा है आरपी गोयनका। कौन है जो महात्मा गांधी के निजी सचिव हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है और याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, महादेव देसाई। महात्मा गांधी के निजी सचिव थे महादेव देसाई। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, आपका ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगस्त क्रांति मैदान के नाम से निम्न में से कौन सा स्थान जाना जाता है? अगस्त क्रांति के मैदान के रूप में किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जिमखाना मैदान, दूसरा है बरकतुल्ला मैदान, तीसरा है ग्वालियर टैंक मैदान और चौथा है आगा खां पैलेस। बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है अगस्त क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुई थी। ग्वालियर टैंक मैदान है और वर्धा अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके निम्न में से कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 0 आवर के तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग क्षेत्र में रख दिया गया था। उस समय महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? वहीं पे उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू को भी रखा गया था। क्या होगा बच्चा लोग? आगा खां पैलेस, हजारीबाग सेंट्रल जेल, अहमदनगर या लाल किला? तो आप सभी को इसका उत्तर पता है बिकॉज हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। आपका आगा खां पैलेस है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अहमदनगर में तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखिए, निम्न में से किस महान क्रांतिकारी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी? आपको बताना इनमें से कौन से महान क्रांतिकारी हैं जिनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आज़ाद? किसे कहा गया है देश नायक? ऑप्शन नंबर जो सही है वो है आपका 3, सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस का कौन सा प्रसिद्ध नारा है? सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद या उपरोक्त सभी? बताएंगे कौन सा सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा है? तो आपका सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चा लोग। ये सारे नारे आपके सुभाष चंद्र बोस के हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं और बार बार आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। आपका अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है संस्थाओं और संस्थापकों का सही सुमेलन कौन सा है? फ्री इंडिया सेंटर, क्या ये सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था? इंडिया इंडिपेंडेंस, क्या ये रास बिहारी बोस ने स्थापित किया था? आज़ाद हिंद फौज, क्या इसके संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह हैं? क्या उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं? शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, दीजिएगा जवाब। और मुझे पता है कि मेरे बच्चों को इसका उत्तर पता है।
आप सभी को पता है कि ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। फ्री इंडिया सेंटर सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस ने स्थापित किया। आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह ने स्थापित किया। सभी बातें बिल्कुल सही हैं। तो उम्मीद है कि आज के प्रश्न सॉल्व करके आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आयोग के द्वारा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। हम लोग टॉपिक वाइज बहुत ही विस्तार पूर्वक सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, पीछे का रिविज़न भी करते रहिए, तभी आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही बचा लोग। थैंक यू सो मच।